हे गाइस, आई एम राहुल चौधरी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट सेशन तक इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या क्या नई पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या नई नई बातें आई हैं और पहले से ही कितना चेंज है और क्या क्या अंतर है इनमें। तो सबसे पहले, तो जो पहले इनका नाम हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको चेंज करके उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम इसका। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या क्या है, क्या रखा है, द पॉलिसी फोकसेज ऑन ओवरहॉलिंग द करिकुलम। मतलब ओवरहॉलिंग किया जाएगा, मतलब बेसिकली रिनोवेट किया जाएगा, रीमेक किया जाएगा, एग्जामिन करेंगे जो पहले करिकुलम था उनको चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ रीमेक किया जाएगा। ईजियर बोर्ड एग्ज़ाम को ईजियर बनाया जाएगा। ईजियर का मतलब बोर्ड एग्ज़ाम को प्रमोट किया जाएगा नॉलेज एप्लीकेशंस के बेस पर। ठीक है, मतलब जो पहले रोट लर्निंग हुआ करती थी उसको रिड्यूस किया जाएगा। रोट लर्निंग मतलब रट्टे वाली चीज़ों को कम किया जाएगा, है ना। बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब करके सीखने के ऊपर फोकस किया जाएगा। केवल बच्चों को थ्योरी रटवाने से, बुकें पढ़ाने से बात नहीं बनेगी, उनको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर काम कराया जाएगा। उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे, संज्ञानात्मक विकास, है ना, कि उनका जैसा भी उनका विकास, जितना भी मेथड डेवलपमेंट की कोशिश करी जाएगी। मोर फोकस ऑन वोकेशनल स्टडीज़ इन स्कूल लेवल, और वोकेशनल स्टडीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा कि आपको बुकों के साथ साथ जो व्यापार से संबंधित कुछ बुकें होती हैं, जो व्यापार रोजगार से संबंधित कुछ एक स्टडीज़ रिलेटेड होती हैं, वो सारी स्टडीज़ के बारे में फोकस किया जाएगा, उनको उनको पढ़ाया जाएगा, है ना। तो वोकेशनल स्टडीज़ के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। आगे चलते हैं, तो अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो रिप्लेस हो जाएगी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिप्लेस करी हो 10+2 एजुकेशन स्ट्रक्चर को 5+3+3+4 करके, है ना। तो पहले हमारा स्ट्रक्चर 10+2 हुआ करता था कि पहले आप प्राइमरी तक पढ़ा करते थे 3 साल, उसके बाद फिर आपको फर्स्ट टू 10th क्लास तक पढ़ाया जाता था। एक पर्टिकुलर फेज़ हुआ करता था फर्स्ट टू 10th तक। उसके बाद +2 में आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में एक पर्टिकुलर स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती थी, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन लेते थे, साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम जो भी है। लेकिन अब उस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है, 5+3+3+4 कर दिया गया है ना। तो पहले 5 का मतलब जान लेते हैं। पहले 5 में है जो 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसके फाउंडेशन फेज़ या फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। इसमें क्या होगा, पहले प्री प्राइमरी होगी अप टू 3 ईयर्स तक, है ना। मतलब 3 से लेके जो भी 6 वर्ष तक है उसमें प्री प्राइमरी तक की क्लासेस वगैरह कराई जाएंगी बच्चों को, जो भी बच्चे आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल या किंडर गार्डन में पढ़ते हैं। फिर फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास भी इसी में इंक्लूड करी जाएगी फाउंडेशन फेज़ में। इन दिस स्टेज द किंडर गार्डन एंड आंगनवाड़ी आर इंक्लूडेड इनटू अकेडमिक स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में क्या गया कि पहले आप जो आंगनवाड़ी या इस आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते थे, किंडर गार्डन पढ़ते थे, उनको अकेडमिक स्ट्रक्चर से इंक्लूड नहीं किया जाता था, उनको सेपरेट रखा जाता था। लेकिन अब उनको अकेडमिक स्ट्रक्चर के अंदर उसका एक पार्ट बनाया जाएगा, वो भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। टीचिंग थ्रू स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटी, और यहाँ पे जो बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो टीचिंग स्पोर्ट्स के थ्रू कराई जाएगी, अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू कराई जाएगी, है ना। बुकों के ऊपर भार कम रहेगा। नो एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। सबसे खुशी की बात यह है कि 8 क्लास तक यानी 8 साल तक बच्चे के ऊपर कोई भी एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं रहेगा, वो विदाउट एग्ज़ाम स्टडी करेंगे। होमवर्क भी बहुत कम दिया जाएगा, होमवर्क लेस रहेगा। उसके बाद अगले 3 का मतलब क्या है, अगले 3 में आया हुआ है 8 से लेकिन एज 11 तक, है ना। मतलब जो भी बच्चे 8 से 11 साल तक के होंगे उसको प्रिपरेटरी फेस किया गया है ना। यानी इसमें क्या किया जाएगा, आपको प्रिपेयर फॉर फ्यूचर एजुकेशन को प्रिपेयर किया जाएगा, आगे के लिए तैयार किया जाएगा, कहने का मतलब। एंड इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट्स, और नए नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करा दी जाएंगे आपको, जैसे साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे दिया जाएगा और आपको फ्यूचर की एजुकेशन के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। अगले 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे 11 से 14 साल तक के बच्चे रहेंगे, जिसको मिडिल फेज कहा गया है। इसमें आपको बहुत कुछ सिखाई जाएंगी, आपको स्टार्टिंग से ही, मतलब 6, यहाँ पे बेसिकली आप 6 से 8 क्लास तक के बच्चों को रहेगा। और 6 ही क्लास से बच्चों की कंप्यूटर कोडिंग स्टार्ट करा दी जाएगी, उनको कोडिंग सिखा दी जाएगी, जैसे लर्न सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निक, है ना। मतलब अब वो इनके ऊपर भी प्रैक्टिकली थिंकिंग भी और प्रैक्टिकल क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर भी काम किया जाएगा। इंटर्नशिप्स का मौका मिलेगा बच्चों को। इंटर्नशिप्स लाइक जैसे कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग में इंटरेस्टेड है, तो उनको स्कूल लेवल पर ही कुछ एक पेंटर से इंटर्नशिप कराई जाएगी, है ना। जो भी है म्यूजिशियंस, जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है उसको म्यूजिशियन से इंटर्नशिप कराई जाएगी, वो इंटर्नशिप्स का भी है 6 से 8 क्लास तक के लिए। और 10 डे बैगलेस स्कूलिंग होगी, मतलब 10 दिन आपको बिना बैग के स्कूल भी बुलाया जाएगा। और इसमें आपको इस क्विज़ वगैरह कराए जाएंगे, स्पोर्ट्स कराए जाएंगे, आर्ट्स की चीज़ें, मतलब अदर देन एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, तो वो 10 दिन आपको बैगलेस स्कूलिंग का मौका भी मिलेगा। फिर है लास्ट जो फोर्थ था, फोर्थ में क्या होगा, 14 से 18 तक के साल के बच्चे होंगे और इसमें 9 to 12 क्लास तक के
की बात की गई है, इसको हमने सेकेंडरी फेज़ बोला गया है। इसमें आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इसमें ही मिली जाएगी, आपको वोकेशनल स्टडीज़ थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, आपको वोकेशनल स्टडीज़ कराई जाएगी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, अब आपके हर एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे सेमेस्टर वाइज, हर 6-6 महीने करके, है ना। तो अब ये नहीं कि केवल आप लास्ट में पढ़ के पास हो जाएँ, कुछ नंबर ले आए, है ना, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक सेमेस्टर वाइज आपको हर एक सेमेस्टर में पास होना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, केवल आप लास्ट में पढ़ कर पास नहीं हो सकते। तो जो कि बहुत अच्छा है, और आपका इससे सिलेबस भी रिड्यूस हो जाएगा, 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ, है ना। ऑब्जेक्टिव भी होंगे, मतलब एमसीक्यू टाइप से भी आएंगे, और रिटर्न वाले भी आएंगे, सब्जेक्टिव भी आएंगे, तो दोनों ही तरीके के एग्जाम्स पैटर्न फॉलो किए जाएंगे। और जो रिजल्ट बेस है वो आपका 360 इवैल्यूएशन के ऊपर होगा, है ना। केवल आपको थ्योरी के बेस पे या रिटर्न एग्जाम के बेस पर आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड आपका बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ आपने करी है उन सब की स्टडीज़ के ऊपर होगा। टीचर्स आपको मार्क्स देंगे, आपके आपके दोस्त आपको मार्क्स देंगे आपके रिपोर्ट कार्ड में, ठीक है। केवल हम थ्योरेटिकल बेस पर आपका रिजल्ट नहीं बनाएंगे, हर चीज़ देखेंगे, आप हर एक्टिविटी में कितने एफिशिएंट है कितने नहीं है, उस सारी चीज़ की वैल्यूएशन होगी इस बार के रिजल्ट में, ठीक है। आपकी मेंटल एबिलिटी से लेके अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ तक, ठीक है। फिर स्ट्रीम का इस बार हटा दिया है, जैसे पहले 11th-12th में हम स्ट्रीम चूज़ किया करते थे, तो स्ट्रीम का लफड़ा हटा दिया है। स्ट्रीम जैसे साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ हुआ करती थी, इनको हटा दिया। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा अकाउंट्स के साथ अगर फिजिक्स में इंटरेस्टेड तो फिजिक्स भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं हुआ करता था पहले कि अगर कॉमर्स ले तो आपको फिर कॉमर्स की स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स ही पढ़ने पड़ेंगे, अब साइंस की स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई आर्ट्स का बच्चा हिस्ट्री वो पढ़ता है, और अगर उसको साथ में केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है, वो जो भी पूल में डिसाइड होगा वो उसके अकॉर्डिंगली। मतलब आप ये है कि अदर देन अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं है, आप अदर सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्टेड है, जिसमें आपका इंटरेस्ट लगता है, आप वो भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेज स्टूडेंट अंटिल क्लास 5 शुड बी टॉच इन देयर मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज। अब 5वीं क्लास तक के बच्चों को कम से कम 5वीं क्लास तक के बच्चों को आपको उनकी रीजनल लैंग्वेज या उनकी मदर टंग में पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको इंग्लिश से ही स्टडी कराएंगे, इंग्लिश ही लैंग्वेज में आप उसको पढ़ाएंगे, नहीं। अब आपको कम से कम 5वीं क्लास तक के बच्चों को, या बियॉन्ड 5 भी जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5th क्लास तक के बच्चों को आपको उनके मदर टंग यानी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि कोई मराठी में पढ़ना चाहता तो मराठी में, कोई गुजराती में पढ़ता तो वो गुजराती में पढ़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही उनको पढ़ाएंगे, मैंडेटरी नहीं है ये। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट जरूर होगा, आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन आपको उनकी रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग में ही उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी एटलीस्ट 5 क्लास तक। और करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस इन ईच सब्जेक्ट टू इट्स कोर एसेंशियल एंड मेक स्पेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोर होलिस्टिक। मतलब आपका बेसिकली ना करिकुलम कंटेंट हर एक सब्जेक्ट से रिड्यूस करा जाएगा, ताकि आपको और अदर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम मिले, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग और मोर होलिस्टिक होगा, एज अ डेवलपमेंट आपका होल्ड करा जाएगा। उन इंक्वायरी बेस्ड होगी, डिस्कवरी बेस्ड होगी, डिस्कशन बेस्ड होगी, मतलब इन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा कि बच्चों को केवल थ्योरी बेस्ड ही ना पढ़ाया जाए, उनको थोड़ा सा इन क्वेश्चंस वगैरह आज के टीचर का इंटरेक्शन हो, बच्चों के साथ क्वेश्चंस वगैरह करी जाए, इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन हो, डिस्कवरी हो, उनको कुछ करके सीखने, कुछ खोज के सीखने के ऊपर प्रोत्साहित किया जाएगा। डिस्कशंस किया जाएगा, बच्चों के साथ डिबेट कराई जाएगी, ग्रुप डिस्कशंस कराया जाएगा, उन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड एजुकेशन पॉलिसी है ये। फिर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम होगा। इसमें क्या है, ये बेसिकली ये अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए है, जो आफ्टर 12th ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे उनके लिए क्या है कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी ईदर फॉर 3 और 4 ईयर। जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है वो अब या तो 3 या तो इधर 3 और 4 ईयर्स की जाएगी। अगर आप केवल 1 ईयर का ही कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं, मतलब आपने 3 साल का ग्रेजुएशन करना था, आपने केवल 1 ही साल कंप्लीट कर रखा है, तो उसको ये नहीं है कि 1 साल करने के बाद आप किसी भी कारणवश अगर वो छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते, तो आप वापस से अगर उसको करना चाहेंगे तो आपको वापस से करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से उससे करना पड़ता था। अब तक ऐसा होता था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं है। अगर आपने 1 साल का कोर्स करके छोड़ दिया था, 3 साल की डिग्री थी वो, तो आपका 1 साल का कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से। अगर आप बाद में 2-3 साल बाद उसको वापस से कैरी ऑन करना चाहोगे, तो फिर वो वहीं से कैरी ऑन होगा जहाँ से आपने छोड़ा था, स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ेगा। तो 1 साल का करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर आप 3 साल करते हैं तो आपको प्रॉपर बैचलर डिग्री मिल जाएगी। और अगर आप 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको रिसर्च प्लस बैचलर डिग्री मिल जाएगी। फिर इफ़ एनी स्टूडेंट वांट्स टू डू मोर देन 1 कोर्स एट अ टाइम, अगर कोई स्टूडेंट एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा कोर्स करना चाहेगा, तो गवर्नमेंट ने एक नई फैसिलिटी दी है कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। कि जैसे आप एक टाइम पे 2 कोर्स कर रहे हैं, तो एक कोर्स का आपने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया, तो उसका जो भी क्रेडिट्स होंगे वो आपके उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिपॉजिट कर दी जाएंगे। फिर आप उसका सेकंड ईयर जब करेंगे, जितने साल बाद करेंगे, फिर उनके स्कोर को फिर वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया जाएगा, और एट लास्ट जब वो आपका फाइनल बनेगा तो सारे रिजल्ट को आपको ऐड करके वो फाइनल रिजल्ट तय किया जाएगा। तो एक टाइम पर आप बेसिक एक से ज़्यादा भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और ये जो भी आपका डिपॉजिट होगा ये बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन तरीके से डिजी लॉकर के माध्यम से किया जाएगा। और आफ्टर 12th जो कुछ एक बच्चे होते हैं जो मेरिट लिस्ट के कारण
अपने एडमिशन कॉलेज में ले लेते हैं, लेकिन कुछ एक है जो मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं ला पाते, उनके इतने मार्क्स नहीं आते कि वो अपना कॉलेज में एडमिशन मेरिट के बेस पे ले पाएँ, तो उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि वो अब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं ना। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होगा कि वो जो भी उनका क्राइटेरिया होगा कि 12th में अगर आपके 50 या 55% आए तो आप उसको उसका टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट में जो भी मार्क्स आएंगे उसके आपके 12th के मार्क्सशीट के साथ 12th के मार्क्स को उनके साथ मर्ज किया जाएगा। उसके बेस पर जो भी बेस्ट कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है वो करेंगे। तो ये नहीं है कि आप केवल आप 12th में मार्क्स नहीं ला पाए तो आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, नहीं। आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट निकालिए, उनमें अच्छे मार्क्स लेके आइए, 12th में उनके साथ मर्ज होगा, उसके बाद आप उनको जो भी वो बेस्ट कॉलेज उनकी तरफ से अलॉट हो सकता है वो आपको अलॉट करेंगे। तो ये भी एक अच्छा है। और ये सभी चीज़ जिस बिल में इंक्लूड है उसको हमने नेशनल हायर एजुकेशन बिल का नाम दिया है। सो आई होप कि ये कुछ एक बेसिक टर्म्स ही नई एजुकेशन पॉलिसी की तो आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी पॉलिसी है। कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर ध्यान दिया गया, प्रैक्टिकल थिंकिंग के ऊपर ध्यान दिया गया, एक बच्चों को केवल रटवाने की प्रोसेस के ऊपर नहीं ध्यान दिया है ना। पहले क्या था कि थ्योरी बेस्ड ज़्यादा बच्चे पढ़ते जाते, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम था, अब वो बढ़ाया गया, इंक्रीज़ किया गया, जो कि एक ओवरऑल अच्छा पॉलिसी माना जाता है। देखते हैं बाकी इम्प्लीमेंट कब तक होता है। सो ओके बाय।